हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग सॉल्ट एनालिसिस के जेई एडवांस के पीवाईक्यूज के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में सॉल्ट एनालिसिस सब लोगों ने पढ़ ली होगी, देख ली होगी। उस लेक्चर को यार 2 बार ही देखना पड़ेगा क्योंकि एक बार में काम चलेगा नहीं। तुम्हें भी ये महसूस हो रहा होगा क्योंकि काफ़ी तेज़ था वो लेक्चर, है ना। तेज़ इसलिए था क्योंकि देखो ज़्यादातर बातें याद करने वाली थी, तुम्हें पहले से ही पढ़ा हुआ होगा और थोड़ा सा ऐड ऑन करना था। अच्छा तरीका ये है कि उसे रोज उठ के उसे कहीं जहाँ जहाँ से, जैसे तुम्हें बेसिक रेडिकल तुम्हें पढ़ने हैं तो बेसिक रेडिकल पे जाके उसे रोज 10 मिनट पढ़ लो, है ना। या नोट्स के प्रिंट ले लो। जो मैंने तुम्हें प्रिंट आउट लेने के लिए उस वीडियो में कहा, तुमने एक जगह देखा होगा कि मैंने कहा कि इसका प्रिंट आउट ले लेना, तो उसका प्रिंट आउट ले लो और फिर पढ़ो। और कोशिश ये करो कि अगर वो रट नहीं पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं रटने की, ठीक। 2-3 बार उसे पढ़ो और उसके बाद ये शीट लेके बैठो और शीट लेके लगाने के लिए नोट्स भी सामने रख लो। अपने हाथ में एक हाथ में नोट्स रख लो ऐसे और फिर सवाल लगाओ। नोट्स में देखो, रेफर करो बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स नॉट अ बिग डील है। हम लोग कभी पेपर देने नहीं जा रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं। तो हम लोग सीख ऐसे भी सकते हैं कि हमें धीरे धीरे अप्रोच को खोलना है रादर देन रटने से, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन करूँगा, धीमे करूँगा और ये देखेंगे हम लोग कि रिएक्शन को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, इस पर हमारा सारा फोकस होगा अभी, ठीक है। चलो फिर अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन में मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन ए मेटल रॉड M is dipped in an aqueous solution, aqueous colorless solution, concentrated solution of compound M, the solution turns light blue. Addition of aqueous solution NaCl to the blue solution gives a white precipitate O. The addition of aqueous ammonia dissolves O and gives intense blue color. अब देखो, अगर एक्वस अमोनिया O को डिजॉल्व कर रही है, ठीक, और NaCl के साथ आ रहा है वाइट प्रेसिपिटेट, तो NaCl के साथ वाइट प्रेसिपिटेट आने का मतलब है कि ये सिल्वर क्लोराइड की बात कर रहे हैं। O हो गया सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड अमोनिया से रिएक्ट करके सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक। तो अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होना चाहिए AgNO3 का, ठीक। और ब्लू कलर आ रहा है तो ब्लू कलर से हमें सीधे इंडिकेट होता है कि ये कॉपर होना चाहिए, क्योंकि कॉपर ही ऐसा है जो ब्लू कलर में आता है, तो कॉपर होना चाहिए आंसर। तो मेटल M तो कॉपर होना चाहिए। इसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे कि AgNO3 के सोल्यूशन में हमने कॉपर की रॉड को डिप किया, तो हम जानते हैं कॉपर क्या करेगा, ऊपर वाला नीचे वाले को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, Ag प्रेसिपिटेट हो जाएगा और कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन जो था वो लाइट ब्लू था और इसे जब हमने अमोनिया से ट्रीट कराया तो इसे 4 अमोनिया से ट्रीट होगा और कॉपर अमोनिया, देखते रहना भाई, कॉपर अमोनिया 4 2+ बन गया। ये डीप ब्लू है। ये कैसा ब्लू है, ये इंटेंस ब्लू है, ये इंटेंस ब्लू है, ठीक। अब कह रहा है कि सोल्यूशन में हमने NaCl डाला था, तो सोल्यूशन में जो NaCl डाला, सोल्यूशन में ये दोनों चीज़ें थी। अब इसमें NaCl डाला तो क्या होगा, AgCl बनेगा और NaNO3 बन जाएगा। जो AgCl है वो हमारा O है, ठीक। अब इस AgCl में एक्वस अमोनिया पास की तो ये डिजॉल्व हो जाएगा। ये कैसा प्रेसिपिटेट आता है, AgCl का वाइट पीपीटी आता। जो एक्वस NH3 में क्या होगा, डिजॉल्व होकर क्या बना देगा, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, ठीक। तो ये सिंपल बात है, इतनी बात क्लियरिटी से समझ में आनी चाहिए, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, बी आ गया। यार एक बार फोन रिंग कर गया था, उसके लिए सॉरी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन अ मेटल रॉड M इज डिप्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, उसी का पार्ट 2 है। तो मैं कंपाउंड N बताना था, तो कंपाउंड N तो हम लोगों ने ऊपर ही ढूंढ लिया था, तो क्या हो गया, AgNO3। हम लोगों ने तो पैराग्राफ था ऊपर ही सॉल्व कर दिया भाई, उसे पैराग्राफ वाले क्वेश्चन थे, ठीक। तो एक ही जगह पूरा सॉल्व किया तो कोई दिक्कत हमारी नहीं है। तो इसका आंसर AgNO3 हो गया। सिंपल बात थी, बात खत्म हुई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब
ये पैराग्राफ का तीसरा क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है द फाइनल सोल्यूशन कंटेन्स। तो फाइनल सोल्यूशन में क्या क्या आ रहा था भाई बताओ। हम लोगों ने फाइनल सोल्यूशन देखा तो उसमें क्या बन रहा था, एजी अमोनिया कॉम्प्लेक्स बन रहा था। ऊपर वाले क्वेश्चन को ही देख लो भाई, और कॉपर अमोनिया 4 बन रहा था। और अगर तुम तीनों सवाल एक साथ देखोगे भाई एडवांस में, तो तीनों सवाल एक साथ दिखाई देते हैं। यहाँ पे स्लाइड्स में अलग अलग दिख रहे हैं, तो तुम्हें ये भी पता लग जाएगा कि एजी और सीयू के बारे में ही बात हो रही है। निकल और कॉपर के बारे में, निकल और प्लेटिनम या लेड के बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में हिंट भी है तुम्हें पहले से ही गिवन, है ना। उस हिंट का यूज करो, ऑप्शंस देख के ऑप्शन चेक जरूर करो, है ना। तो आंसर क्या आ गया, आंसर इसका आ गया, सॉरी सी आ गया। आंसर क्या आ गया इसका, सी आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसकी रिकॉर्डिंग में मतलब जो ये सवाल है केवल 20 हैं, छोटे हैं। इसकी जो एडवांस प्रैक्टिस शीट होगी दैट विल बी वेरी गुड। उसमें मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रखे हैं, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे तुम्हारी अप्रोच खुले। मैं अप्रोच खोलना चाहता हूँ सवाल लगाने की, रादर देन तुम्हें 2-4 सवाल लगवाने से, है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया सवाल है। क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है फॉर द गिवन एक्वस सोल्यूशन द aqueous reaction which of the following statement is or are true। एक्सेस ऑफ KI की रिएक्शन K3 FeCN6 से कराई डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो ब्राउनिश येलो सोल्यूशन आया जिसे ZnSO4 से ट्रीट कराने पे व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस ब्राउनिश येलो फिल्ट्रेट आया, फिर Na2CO3 से करा के कलरलेस सोल्यूशन आया। तो एक एक करके रिएक्शन अगर लिख लें सबकी तो काम चलेगा, बोलो भाई। अगर एक एक करके रिएक्शन लिख लें, और रिएक्शन तुम्हें भी लिखनी ही पड़ेंगी, कोई और रास्ता है नहीं। तो KI की रिएक्शन जो एक्सेस में दिया हुआ था, इसकी रिएक्शन K3 FeCN6 से कराई थी हमने। ऊपर लिखो, देखो क्या लिखा, K3 FeCN6 लिखा। जब K3 FeCN6 के रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो इससे K4 FeCN6 बन जाएगा। देखो K3 से क्या बनेगा, K4 ही बनेगा, सिंपल बात है। और I माइनस जो था वो KI3 बना देगा। जो KI3 है ये ब्राउनिश येलो है, ये क्या है, ब्राउनिश येलो सोल्यूशन है। ये ब्राउनिश येलो सोल्यूशन है, ठीक। अब इसमें अगर देखो तो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +3 थी, यहाँ पे +2 है। आई यहाँ पे -1 में था, यहाँ पे I3 को हम क्या लिख सकते हैं, I2 + I-, तो I का रिडक्शन हो गया और आयरन का रिडक्शन हुआ और I का ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये कैसी रिएक्शन है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो पहला ऑप्शन तो कह रहा है कि रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन, ये बात सही बात है। अब इसकी रिएक्शन कराई थी किससे, इसकी रिएक्शन कराई जिंक सल्फेट से। तो जिंक सल्फेट से कौन रिएक्शन करेगा, देखो भाई K4 FeCN6। अब तुम ये सोचोगे सर हमें कैसे पता लगेगा, बिल्कुल तुम्हें पता लग रहा है। ध्यान से देखते रहो, आराम से बात समझ में आ रही, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर करके बता रहा हूँ, धीमे पढ़ा रहा हूँ इसीलिए, है ना। K4 FeCN6 की रिएक्शन जब ZnSO4 से कराई तो बात समझने की कोशिश करो कि ये कॉम्प्लेक्सेशन ही होगा। K2SO4 तो अलग बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, या तो कुछ ऐसा बन जाए K3ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस, जिससे चार्ज बैलेंस हो जाए। तो K पे +1 चार्ज है, Zn पे +2 है, तो कितना चार्ज हो गया, कितना K2 आएगा, सॉरी, तो कितना चार्ज आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और K4 FeCN6 पे भी कितना होता है, -4। या फिर इसे लिख दें K2Zn FeCN6, तो इतना लिख सकते हैं। ये वाइट कलर का है और बाकी K2SO4 बन गया होगा, उसकी चिंता नहीं करनी। तो 2 K को रिप्लेस करके Zn आ गया, बेसिकली ये बात हुई है ना। कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं हुआ। अब जो I- था इसे ZnSO4 के कराने पे हमने क्या करा, जो Na2H2O3 से कराई। तो Na2H2O3 से रिएक्शन तो आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में I2 मैंने नोट्स में ही बताई है कि I2 Na2H2O3 को क्या करता है, I- कन्वर्ट करता है, Na2S4O6 बना देता है, ठीक। तो वो रिएक्शन लिख लेते हैं। तो I- की रिएक्शन Na2H2O3 से कराई, तो ये ब्राउनिश येलो था, ये फिल्ट्रेट में आ जाएगा। और इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, Na2H2O3 से हुई तो क्या बना, Na2S4O6 बन गया
प्लस ट्वाइस NaI बन गया और प्लस I2 बन गया। बाकी रिएक्शन बैलेंस तो तुम कर ही दोगे, कोई टेंशन की बात नहीं। रिएक्शन बैलेंस करने की हम लोग चिंता यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ये क्लियर सोल्यूशन बन गया इसका। और स्टार जो होती है टर्न्स, I2 जो होती है वो क्या करती है, टर्न्स स्टार्च आयोडाइड स्टार सोल्यूशन ब्लू। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो ज़्यादा बातें में सिखा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई कि जो लेंदी क्वेश्चन है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है, तो हम उसे अच्छे से देखेंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या कह रहा है कि इसकी रिएक्शन कलरलेस सोल्यूशन आया और ये ऐसा बन गया। तो अगर हम K2Zn FeCN6 से रिएक्शन करा दें NaOH की, क्योंकि ये कह रहा है किसी ऑप्शन में कि NaOH वाइट प्रेसिपिटेशन इन सोल्यूशन ऑफ NaOH, बिल्कुल सही बात है, तो देख लेते। तो इससे जिंक हाइड्रोक्साइड का या सोडियम जिंकेट का प्रेसिपिटेट आ जाएगा और FeCN6 अलग हो जाएगा, तो ये वाइट आ जाएगा। तो आंसर इसका जो ए आ गया। बी कह रहा है कि Zn3 वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ Zn3, बिल्कुल सही है, Zn3 का बन जाएगा प्रेसिपिटेट FeCN6 के साथ, तो बी भी सही हो गया और डी भी सही हो गया। स्टार सोल्यूशन के साथ ब्लू कलर आएगा, एडिशन ऑफ फिल्ट्रेट में नहीं आ रहा है, फिल्ट्रेट में आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन है नहीं अवेलेबल, I- है अवेलेबल, तो वहाँ पे सोल्यूशन सही नहीं, सॉरी बी नहीं आ रहा है। क्या कहती है मैंने, वाइट प्रेसिपिटेट तो K2 का आ रहा है, उल्टा बोल दिया। वाइट प्रेसिपिटेट तो K2Zn3 FeCN6 वोल्टोइस का आ रहा है, तो इसका आंसर सी है। फिल्ट्रेट में I2 प्लस I- था, तो स्टार सोल्यूशन के साथ कैसा कलर देगा, ये हमें ब्लू कलर देगा। तो इसका आंसर जरा ध्यान से क्वेश्चन को 2 मिनट रुक के करना, आंसर ACD आ गया इसका, जरा ध्यान से रखना इस बात का, है ना। थोड़ा लंबा सवाल था, मैंने पहले ही कहा कि लंबा है, आराम से करोगे तो हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक एनालिसिस का है, बेसिकली सॉल्ट एनालिसिस तो ही। आइडेंटिफाई द बाइनरी मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल कंपाउंड बाय डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एज शोन इन द गिवन स्कीम। तो बाइनरी सोल्यूशन कंटेनिंग कंपाउंड 1 और 2, इसे NaOH के साथ ट्रीट किया गया और NaHCO3 के साथ ट्रीट किया गया। देखो NaHCO3 के साथ जब ट्रीट करते हैं तो केवल कंपाउंड 1 को अगर सेपरेट करना है तो लिख लेते हैं एल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विद, एल्कोहल कौन से, एलिफेटिक एल्कोहल्स, एलिफेटिक एल्कोहल मतलब ROH, डू नॉट रिएक्ट विद NaCO3। ठीक, ओनली दोज फिनॉल्स which are stronger acid than किससे, पैरा नाइट्रोफिनॉल give CO2 with NaHCO3। तो हम लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। और एलिफेटिक एल्कोहल NaHCO3 से भी रिएक्ट नहीं करेगा और एलिफेटिक एल्कोहल NaOH से भी रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि रिएक्शन हमेशा बैकवर्ड रहेगी, क्योंकि एल्कोहल RO- और OH- में RO- हमेशा कैसा है, स्ट्रॉन्गर बेस है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एज वेल एज NaOH एज RO- in general stronger base है देन OH-। ठीक है, अब CH3O- का एग्जाम्पल मत लेना, है ना। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, तो फिनॉल तो नहीं आ सकते क्योंकि फिनॉल तो NaOH के साथ रिएक्ट कर लेंगे। तो इसमें हमें क्या चाहिए, एक तो एलिफेटिक एल्कोहल चाहिए, तो ये है, और ये एलिफेटिक एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बी और डी आंसर हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड्स give CO2 on reaction with NaHCO3। ठीक, तो बात मेरी समझ में आ गई होगी, मेरे को लग रहा है काफ़ी हद तक सही से आ गई होगी, कोई दिक्कत इसमें हुई नहीं होगी, आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है अपॉन ट्रीटमेंट विद अमोनिकल H2S। अमोनिकल H2S मतलब NH4OH और H2S। अब NH4OH और H2S देख के ही तुम्हें कौन सा ग्रुप याद आना चाहिए था? ये किसका ग्रुप रिजेंट है? ये उसी चार्ट से क्वेश्चन है भाई। देखो ये ग्रुप रिजेंट किसका है? ये ग्रुप रिजेंट है ग्रुप 4 का, बेसिक रेडिकल ग्रुप 4 का ग्रुप रिजेंट है। गिव्स अस प्रेसिपिटेट ऑफ सल्फाइड, तो आयरन कौन सा है? ग्रुप 3 में है। एल्यूमिनियम ग्रुप 3 में है। मरकर Mg तो ग्रुप 5 में है। और ये डी आंसर आ जाएगा, तो Zn के साथ ZnS का प्रेसिपिटेट आ जाएगा Zn2 प्लस के साथ। सिंपल बात है, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल पे चलता है। अगला सवाल भी हमें लग रहा है कि हमारा क्या है, पैराग्राफ है। अगर ये पैराग्राफ है तो इसे देखो कैसे करेंगे भाई। कह रहा है एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl गिव ए प्रेसिपिटेट P and Q। द filtrate P was found to dissolve in hot water। अब P अगर हॉट वाटर में डिजोल्व हो रहा है तो P क्या है? P लेड जैसा होगा। HCl के साथ प्रेसिपिटेट आ रहा है तो दो क्लोराइड बन रहे होंगे। अब क्लोराइड बन रहे हैं, क्लोराइड एक Pb है क्योंकि वो हॉट वाटर में डिजोल्व हो जा रहा है। द filtrate Q remained unchanged, यानी कि वो चेंज नहीं हुआ। When treated with H2S in a dilute solution with mineral acid, however, it gives a precipitate R। ठीक, with H2S in ammonical medium, ammonical medium में भी दे रहा है। The precipitate R gave a colored solution S when treated with H2O2 in aqueous medium of NaOH। तो हमें क्या कह रहा है? पहला तो ये PbCl2 ये तो कंफर्म हो गया। ठीक, कैसे? क्योंकि हमने किस लाइन को पकड़ा? हमने जो लाइन पकड़ी, ध्यान से देखना भाई, हमने जो लाइन पकड़ी वो हमने याली पकड़ी, P was found to dissolve in hot water। हमने इस लाइन को ध्यान से देखा और ये देखा कि अगर P हॉट वाटर में डिजोल्व हो रहा है तो वो क्लोराइड था और क्लोराइड हॉट वाटर में डिजोल्व हो रहा है, यानी कि वो लेड क्लोराइड था, तो इसका आंसर Pb हो जाएगा। ठीक, चलो 7th हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे का सवाल करना अब हमें। अब आगे का सवाल क्या कह रहा था कि द filtrate Q remains unchanged when treated with H2S। H2S के साथ कोई उसकी रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक, H2S के साथ उसकी कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। In a dilute mineral acid medium, however, it gives a precipitate with aqueous ammonia with H2S। तो देखो, अगर हम बात करें कि इसकी रिएक्शन नहीं हो रही किसके साथ, केवल H2S के साथ HCl में कोई रिएक्शन नहीं हो रही, यानी कि ग्रुप 2 तो अब नहीं है, तो कॉपर नहीं हो सकता। अब वो या तो जिंक है या क्रोमियम है। ठीक, आयरन के साथ भी सल्फाइड प्रेसिपिटेट नहीं होते, या तो जिंक है या क्रोमियम है। अब आयरन, अच्छा चलो ये भी देख लेते हैं कि जिंक, क्रोमियम और आयरन में से कोई हो सकता है। तो अगर आयरन की रिएक्शन अगर हम कराएं Fe3+ को H2S और एक्वस अमोनिया से ट्रीट कराएं, मैं देखो सवाल का ऑपरेशन कर रहा हूं, एक्वस अमोनिया से ट्रीट कराएं, तसल्ली से देखना, तो FeOH होल थ्राइस बन जाएगा। सल्फाइड नहीं प्रेसिपिटेट होंगे, हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाएंगे फॉर टाइम बिंग। ऐसे ही अगर हम क्रोमियम+3 को ले लें तो H2S के साथ और एक्वस अमोनिया के साथ क्या होगा? क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। और जिंक 2+ ले लेंगे तो जिंक के तो सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा? जिंक सल्फाइड आ जाएगा। ये 3 प्रेसिपिटेट आ गए, आ सकते थे, आ गए नहीं। अब इन तीनों में हटाना है, एलिमिनेट करना। कैसे? क्या कर रहा है? द प्रेसिपिटेट R gave a colored solution S when treated with H2O2 in aqueous NaOH। कह रहा है कि S को H2O2 से ट्रीट करा गया, यानी H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब Fe3+ में है, कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। Fe अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। बात समझ में आनी चाहिए। ठीक, Zn+2 में कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक, क्रोमियम+3 में क्रोमियम ऑक्सीडाइज होके क्रोमियम+6 में जा सकता है। ठीक, तो इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। तो पहले क्या बना होगा? क्रोमियम हाइड्रोक्साइड बना होगा
क्रोमियम हाइड्रोक्साइड ने H2O2 और NaOH के साथ मिलकर बना दिया, क्या होगा? Na2CrO4 बना दिया होगा, जो येलो कलर का सोल्यूशन है। सिंपल बात है, आसानी से बात समझ में आनी चाहिए। तो इसका आंसर हमने एलिमिनेट किया कि ये तीनों नहीं हो सकते, इसलिए डी सही है। देखने में लगता है कि ZNS है, लेकिन ZNS जैसे ही तुम टिक करोगे, एडवांस का सवाल है, वैसे ही फंस जाओगे, ध्यान रखना मेरी बात का। तो ZNS टिक नहीं करना है। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमंग PBS दिस बहुत सारे दिए हैं, द टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। तो जो अपने चार्ट बनाया था, देखो यार, उसी का सीधे सवाल आ गया। वो पन्ना जो मैंने कही थी प्रिंट ले लेना, उसी का क्वेश्चन है सीधे। क्या है? PBS कैसा है? ब्लैक, CuS, HGS और Bi2S3, ये सब उन्होंने क्या लिखे थे? ये तो ब्लैक ही लिखे थे चारों, ये चारों ब्लैक लिखे थे, याद आ रहा है? ग्रुप 2 वाले हैं ये सब। और Ag2S भी कैसा होता है? ब्लैक होता है, इसके याद रखना। Ag2S भी कैसा है? ब्लैक है। अब कई जगह इसे हमने ब्राउन भी लिखा हुआ देखा है ना, हम जनरली ब्लैक मानते हैं। तो ये 5 हो गए। इसके बाद CONI के सल्फाइड्स भी कैसे थे? ब्लैक, ग्रुप 4 वाले, याद आया? तो आंसर कितना जाएगा? 4, 2, 6 और 1, 7। तो 7 भी है, कई जगह 6 भी लिखा है। तो आईडी ने भी दोनों पे ही नंबर दिए, 6 और 7 दोनों पे। रीजन बिंग कि वो कई बारी ब्राउन मान रहे हैं, कई बारी नहीं मान रहे हैं, तो उसमें दोनों पे नंबर दिए हैं, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं, हम दोनों ही टिक कर सकते थे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल यूजिंग डाई टेस्ट इट इज नेसेसरी टू यूज। अब बीटा नेफ्थॉल होता क्या है? बीटा नेफ्थॉल जो है ये है, ये हमारा बीटा नेफ्थॉल है। अगर हम इसे बेस से ट्रीट कराएं, एल्कलाइन मीडियम में ले लें, तभी O माइनस बनेगा, तभी O माइनस बनेगा। और O माइनस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा और डाई पे अटैक करने के लिए मजबूर कर देगा। तो एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में तो काम चलेगा नहीं। DCM भी तो नॉन पोलर, मतलब पोलर एप्रोटिक मीडियम है, तो हमें क्या चाहिए? एल्कलाइन मीडियम चाहिए, जिससे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े और ये डायजो कपलिंग आसानी से कर पाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? द पेयर्स ऑफ द ions where both the ions are precipitated upon passing H2S in dilute HCl। अब देखो सिंपल सवाल है यार, एडवांस का आया हुआ सवाल है। H2S में HCl में पास करने पे दोनों आयंस प्रेसिपिटेट हो जाए तो कौन सा ग्रुप चाहिए हमें? मैं यहीं पे लिख दूं, ग्रुप 2 चाहिए हमें। ग्रुप 2 का ऑप्शन केवल ये दिख रहा सामने सामने, ये ग्रुप 2 के दोनों। इसमें Bi ग्रुप 2 का है, Fe कौन सा है? ग्रुप 3 का है। इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये तो मतलब फर्जी लिखा हुआ है, इसमें तो कोई प्रेसिपिटेट का मतलब नहीं। ये कौन सा है? ये ग्रुप 5 का और ये ग्रुप 4 का है। तो ग्रुप 2 वाले चाहिए थे, तो आंसर हमारा सी आ गया। सिंपल सवाल था, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, है ना। इसकी एडवांस वाली शीट जरूर डिस्कस करना, उसे मजा आएगा ना, आगे बहुत कठिन बनाई है, ठीक है। क्योंकि देखो तुम जब तक सोचोगे नहीं, सवाल को क्रैक करने के लिए थॉटफुल होना जरूरी है ना। अगर हम थॉटफुल नहीं है तो फिर सवाल नहीं हो पाएगा। इसे बात को समझने की कोशिश करो, बहुत मतलब खेल खेल में एडवांस नहीं है, तो एडवांस खेलने की चीज़ नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी मजाक वजाक की बात नहीं है। सिंपल सीरियस होकर पढ़ाई करोगे तभी एडवांस होगा, और एडवांस करना ही है यार। हम लोगों के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं कि एडवांस ना भी करें, ऐसा भी कर सकता है ना, तो उसे करेंगे जरूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमें इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इन एक्वस सोल्यूशन द स्पीशीज एक्स वाई जेड आर रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा है कि H2O3 की रिएक्शन Ag+ से कराई। जब Ag+ से इसकी रिएक्शन कराते तो क्या बन जाता है? AgH2O3 होल ट्वाइस 3- कॉम्प्लेक्स बनता, जिसका क्लियर सोल्यूशन आता। ये हम लोगों ने नोट्स में लिखी हुई रिएक्शन है, थ्योरी वाले पार्ट में,
लिखी हुई है। अगर तुमने थ्योरी पढ़ी है तो ये क्वेश्चन हो पा रहा होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर Ag प्लस, भाई नोट्स तो हम लोगों ने एडवांस के क्वेश्चन देख के थोड़ी बनाए, नोट्स तो इन जनरल नोट्स हैं, एडवांस के क्वेश्चन नोट से लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक। तो Ag प्लस अगर हम ले लें तो Ag प्लस ले लें तो क्या बन जाएगा, Ag2H2O3 का वाइट पीपीटी, क्या बन गया, वाइट पीपीटी बन गया। तो ये बन गया हमारा x, ये बन गया y, और इसे विद टाइम, अच्छा टाइम बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रही है। क्या हो रही है, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, टाइम बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो Ag2S का ब्लैक पीपीटी आ जाएगा। तो ये हो गया Z। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो भाई। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन ए है, सिंपल है, आसानी से आ जाना चाहिए। देखो सिल्वर तो प्रेसिपिटेट करा ही नहीं पाओगे खड़े होके, है ना, तो Ag2S तो होना ही चाहिए था। और बाकी इन दोनों ऑप्शंस में अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें केवल इतना करना था कि वैलेंसी सेटिस्फाई करानी थी। इसमें Ag की ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +1 आएगी, लेकिन Ag+6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं शो करता है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है the reagents that can be selectively precipitate H2 minus from a mixture of H2 minus and SO4 minus an aqueous solution। ये बिल्कुल उस आइडियोलॉजी पे सवाल है जिससे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी एक को प्रेसिपिटेट कराएंगे, यानी सॉलिबिलिटी पे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। बेरियम का सल्फाइड भी प्रेसिपिटेट होगा और क्या होगा, सल्फेट भी प्रेसिपिटेट होगा। लेड सल्फेट भी स्पेरिंगली सॉल्युबल है। ये तो मतलब कॉम्प्लेक्स ही नहीं सही लिखा हुआ है इसमें, तो यहाँ पे ब्राउन रिंग वाला कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे होंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्युबल होता है और कॉपर सल्फाइड जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है। CuS कैसा है, ब्लैक कलर का है, और CuSO4 कैसा होता है, सॉल्युबल होता है, ब्लू। एक्वा सोल्यूशन कैसा होगा, अगर एक्वास लिखते हैं तो ब्लू होगा, ठीक। तो आंसर इसका ए आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटे छोटे चिन्नी चिन्नी से क्वेश्चन आ रहे हैं, आराम से लगाएंगे जल्दी जल्दी, है ना। करा द ग्रीन कलर प्रोड्यूस्ड द ग्रीन कलर प्रोड्यूस्ड इन द बोरेक्स बीट टेस्ट इन क्रोमियम 3 सॉल्ट इज ड्यू टू। तो ये तो हम लोगों ने बोरॉन फैमिली में इसे डिस्कस कर रखा है, इसीलिए मैंने बोरेक्स बीट दोबारा से सॉल्ट एनालिसिस में ट्रीट नहीं किया। तो बोरॉन फैमिली को भी जाके देखो और उसे वहां से पढ़ लो, है ना। तो इसमें क्या आ जाता है, CrBO2 होल थ्राइस की ग्रीन कलर की बीड आ जाती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सिंपल है, ये तो याद ही होगा सबको ही, मैं मान लेता हूँ, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से पैसेज दिख रहा है, तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। अ कलर सोल्यूशन, अ कलरलेस एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग नाइट्रेट्स ऑफ 2 metals X and Y, ठीक है। व्हेन इट इज एडेड टू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। और व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है तो ये सिल्वर तो तय है या फिर लेड है। सिल्वर और लेड है, कैडमियम हो नहीं सकता, CDP भी हो नहीं सकता। तो सिल्वर और लेड का कॉम्बिनेशन बेस्ट बैठ रहा है, तो इसका आंसर ए मार्क कर देता है यहीं से, ठीक। कैसे, क्योंकि 2 नाइट्रेट्स हैं, सॉल्युबल नाइट्रेट्स हैं, और NaCl डालने पे व्हाइट प्रेसिपिटेट। दिस प्रेसिपिटेट वाज फाउंड टू बी पार्टली सॉल्युबल इन हॉट वाटर, तो पक्का PV है। गिविंग रेसिड्यू P एंड एक्वा सोल्यूशन Q, तो P क्या आ गया, AgCl, और एक्वा सोल्यूशन आ गया Q। द सोल्यूशन P सॉल्युबल इन अमोनिया, तो ये फिर से वही वाली क्वेश्चन आ गए, और एक्सेस ऑफ थायोसल्फेट में ये वही सवाल अभी फिर से आ गया। द हॉट सोल्यूशन ऑफ Q गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट विद Ki, तो ये PbI2 है, ठीक। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी रिकॉल हो पा रहा है तो इन सवालों को लगाने में दिक्कत नहीं होगी। तो कैसे लिख रहे हैं, AgNO3 प्लस NaCl will give you AgCl and PbNO3 whole twice plus twice NaCl gives you PbCl2। ये वाइट कलर का पीपीटी है, ये भी वाइट है। इसे हीट करेंगे तो फिल्ट्रेट में आ जाएगा PbCl2 और रेसिड्यू बचेगा AgCl का। मैंने ऐसे ही थ्योरी में ही पढ़ाया, ऐसे ही यहाँ पे भी कर रहा हूँ, ठीक। अब AgCl
की रिएक्शन एक्वस अमोनिया से होती है तो क्या बनता है, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस Cl माइनस, और जब H2O3 2 माइनस से होती है तो क्या बन जाता है, AgH2O3, अभी बनाया था हम लोगों ने। ठीक, तो आंसर तो इसका आ गया, मैंने सारी रिएक्शन लिख दी। अच्छा, PbCl2 की रिएक्शन अगर Ki से होगी और एक्सेस में नहीं लेंगे Ki, तो PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा। सिंपल बात है बिल्कुल, इसमें आसानी से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो लग रहा वो वैसे ही था, सिंगल करेक्ट ही था, तो आसानी से हो गया। कह रहा है मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन एस विच गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट। एस की डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराई तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आया। ओनली लिखा हुआ है, ओनली ध्यान रखना है ना, ओनली, इसमें खास बात किसकी है, ओनली की। और डाइल्यूट HCl के साथ भी कैसा आ रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है। तो हमें ऑप्शंस चूज करने हैं। ठीक, कैसे चूज करेंगे, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन चेक करते हैं, अगर हमने PbNO3 ले लिया और इसकी रिएक्शन HCl से कराई तो PbCl2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर हमने जिंक नाइट्रेट ले लिया, दोनों ही लेने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे ऑप्शन, और कोई रास्ता है नहीं, है ना। और इससे HCl की रिएक्शन कराई, मैं रिएक्शन बैलेंस कभी नहीं कर रहा हूँ। तो ZnCl2 तो कैसा होता है, सॉल्युबल। हमने बताया था केवल 3 ही ऐसे हैं क्लोराइड चार्ज जो इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये तो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। अब PbNO3 होल ट्वाइस NaOH के साथ क्या बनाता है, पहले लेड हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक, क्या बनाता है, लेड हाइड्रोक्साइड का व्हाइट PPT बनाता है। और जिंक नाइट्रेट NaOH के साथ जिंक हाइड्रोक्साइड का पहले व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। और दोनों ही कैसे मेटल है, एम्फोटेरिक मेटल है, तो दोनों ही एक्सेस में डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन हमें रूम टेम्परेचर पे दे रहा है और एक्सेस में नहीं दे रहा, तो आंसर ए तो ठीक है भाई। अब क्योंकि मल्टी करेक्ट हो सकता है, पूछा है ना, रिजल्ट ऑप्शंस में कह रहा है इज और आर पूछ रहा है, तो दूसरे का ऑप्शन को भी चेक करेंगे। PbNO3 और Bi को भी चेक कर लेते हैं जरा। PbNO3 होल ट्वाइस तो चेक हो गया भाई, ये तो मान लें PbNO3 होल ट्वाइस चेक हो गया। BiNO3 होल थ्राइस चेक कर लेते हैं। BiNO3 होल थ्राइस की रिएक्शन जब HCl से होती है तो BiCl3 बनता है। BiCl3 हाइड्रोलाइज हो जाता है और BiOCl बनता है। मैंने बताया था ये पर्ल वाइट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। BiNO3 की रिएक्शन जब NaOH के साथ होती है तो BiOH होल थ्राइस का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो ये भी ऑप्शन सही लग रहा है भाई, ये भी ठीक हो गया। अब AgNO3 की रिएक्शन जब NaOH के साथ होती है, AgNO3 हम थर्ड ऑप्शन भी चेक कर रहे हैं। AgNO3 की रिएक्शन अगर NaOH के साथ होगी, AgNO3 की रिएक्शन जब NaOH के साथ होगी तो Ag2O बन जाएगा। Ag2O ब्लैक कलर का होता है और वो कह रहा था व्हाइट ओनली बनना चाहिए। और HgNO3 की रिएक्शन जब HgNO3 होल ट्वाइस की रिएक्शन जब NaOH के साथ होती है तो HgO बन जाता है, जो येलो कलर का होता है रूम टेम्परेचर पर। तो आंसर हमारा ए और बी ही आएगा, इसमें और कोई ऑप्शन मैच नहीं करा पाएंगे हम लोग। ठीक है, चलो इस बात को भी समझ गए हम लोग, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पैराग्राफ IT एडवांस का सवाल देखते हैं कैसे लगाएंगे, है ना। क्या कह रहा है कि द रिएक्शन ऑफ K3FeCN6 with freshly prepared FeSO4 solution produced a dark blue precipitate called Turnbull blue। तो याद रखना इस बात को, टर्नबुल ब्लू कैसे बनता है, K3FeCN6 और FeSO4 की सोल्यूशन से। द रिएक्शन ऑफ K4FeCN6 विद FeSO4 सोल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एयर प्रोड्यूस अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब देखना कि एयर नहीं है तो इसे ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, ध्यान रखना, है ना। दोनों ही ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, मतलब Fe दोनों ही Fe2+ में रहेंगे। ठीक, तो X बन गया यहाँ तक, इतनी बात क्लियर हो गई। विच टर्न्स ब्लू इन एयर, तो यानी कि उसके बाद वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा होगा। अब क्या कह रहा है, मिक्सिंग FeSO4 सोल्यूशन विद NaNO3 फॉलोड बाई अ स्लो एडिशन ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो इससे क्या बनाता है, ब्राउन रिंग बनाता है। तो ये तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स हमें पहले से पता है कि FeH2O NOS होता है। ठीक, FeH2O होल 5 NOS होता है। तो इसका एक ऑप्शन क्या वो भी है क्या, देखना एक बारी,
ओ NO होता है, सही। तो ये ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स तो दिया हुआ है, तो 18वें का तो आंसर डी हो गया। देखो पहले ही से फटाक से मार दो, 18वें का आंसर डी हो गया, बिल्कुल इसमें कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। 17वें को देख लेते हैं, 17वें को फिर से देखते हैं। बात मेरी समझ में आ रही कि जैसे ही अगर ब्राउनिंग का, तो ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स ढूंढ के या टिक कर दो ना, उसे खत्म करो कहानी उसकी। अब क्या है, FeSO4 की रिएक्शन अगर हम K4Fe से करा, और मैंने क्या बताया कि एयर नहीं है तो ऑक्सीडेशन का कोई लफड़ा करना ही नहीं है, तो क्या करो, 2 Fe को रिप्लेस कर दो। शानदार, ठीक। ये कैसा बन गया, ये वाइट PPT बन गया, सवाल खत्म हो गया। और बचा हुआ K2SO4 बन जाएगा, तो उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर आ गया सी, सवाल हो गया खत्म। बिल्कुल इजी सवाल था, JEE एडवांस का सवाल था, तसल्ली से लगाया हम लोगों ने, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां तो कर ही लिया, ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स तो यही होता भाई, सिंपल बात है, ठीक। ड्यू टू पूछ रहा है, ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स में NOS आता है, और इसमें क्या है, सल्फाइड का टेस्ट होता है ना, नाइट्रेट का टेस्ट करते हैं ना, तो इसमें NO, ये ब्राउनिंग इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स बन गया अपना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो बिल्कुल याद ही होना चाहिए, ब्राउनिंग टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ये तो बिल्कुल याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन इंटीरियर टाइप है, कह रहा है द ट्रीटमेंट ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ 3.474 ग्राम्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट विद एक्सेस ऑफ Ki रिजल्ट ब्राउन सोल्यूशन। अब ब्राउन सोल्यूशन क्या आ गया, Ki3 आ गया, ठीक। सोल्यूशन along with the formation of precipitate, प्रेसिपिटेट आ गया CuI का, पासिंग H2S in this brown solution gives another precipitate X, तो ये सल्फर है भाई। देखो सिंपल सिंपल सीधी रिएक्शन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लिख दूँ मैं, बैलेंस करके लिख देता हूँ, ट्वाइस CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 4Ki गिव्स ट्वाइस CuI, ये वाइट प्रेसिपिटेट आ गया, प्लस Ki3 प्लस I2, सॉरी पहले I2 बनेगा और KNO3 बन जाएगा, ठीक। अब जो I2 बना वो फिर Ki से रिएक्शन करेगा और Ki3 बना देगा, दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देंगे, ऐड कर लोगे भाई, तो ट्वाइस CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 5Ki गिव्स ट्वाइस CuI प्लस Ki3 प्लस 4KNO3। अब ये कह रहा है कि ये होता है ब्राउन, हम अभी ऊपर लिख चुके हैं, क्या करा था, ब्राउन सोल्यूशन अलॉन्ग विद प्रेसिपिटेट, तो ये ब्राउन सोल्यूशन आ गया। अब इसके मोल्स कितने हो गए, 3.74 ग्राम से डिवाइड बाई मोलर मास इसका करते हैं, तो 187 क्या है, मोलर मास ऑफ कॉपर नाइट्रेट कितना आ रहा है, 187 आ रहा है, कैलकुलेट करके देख लेना। तो इसके कितने मोल्स आ गए, 0.02 मोल्स आ गए, कितने आ गए, 0.02 मोल्स आ गए। 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 0.02 से कितना बनेगा, 0.01 मोल बन गया, क्या बन गया, 0.01 मोल बन गया क्या, Ki3। अब कह रहा है कि Ki3 की रिएक्शन हमें H2S से करानी है, तो इससे सल्फर प्रेसिपिटेट होगा और HI बन जाएगा और Ki बन जाएगा, ठीक। तो इसके अगर 0.01 मोल्स हैं तो इसके भी कितने बने, 0.01 मोल बने। ये तो स्टोइचियोमेट्री का सिंपल काम है। अब जो सल्फर बन गया उसका मास निकाल लेंगे, तो मास ऑफ सल्फर विल बी 0.01 इंटू 32 यानी कि 0.32 ग्राम्स आ गया आंसर। तो ऊपर जाके इस आंसर को लिख देते हैं, 0.32 ग्राम्स आ गया। रिएक्शन पता होनी चाहिए थी, बेसिकली ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का ही क्वेश्चन है, क्योंकि हमें Ki3 ब्राउन कलर का होना ये पता होना चाहिए था, और H2S पास करने से सल्फर प्रेसिपिटेट होगी ये भी हमें पता होना चाहिए, तभी काम चल पाएगा। अगले क्वेश्चन चलते थे, वो कितना भी डिस्कशन करेंगे ना, 2 मिनट में एक सवाल तो डिस्कस कर ही दूंगा, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, कह रहा है डिसॉल्विंग 1.24 ग्राम ऑफ व्हाइट फास्फोरस इन बॉइलिंग NaOH इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर गिव्स Q द अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली कंज्यूम द गैस Q। तो ये तो P ब्लॉक में भी लिख सकते थे, तो सॉल्ट एनालिसिस में भी तो सिंपल रिएक्शन है, हम लोगों ने फॉस्फोरस में बताई थी कि जब भी नॉन मेटल को एल्कली सोल्यूशन में ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, तो वो डिस्प्रपोर्शनेट करता है, और डिस्प्रपोर्शनेट करके PS3 बना देगा और थ्राइस NaH2PO2 बना देगा, ठीक। तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब इसके कितने लिए, 1.24 ग्राम और फॉस्फोरस 31, 4 जा कितना होता है 124, तो इसके कितने मोल्स आ गए,
0.01 मोल्स आ गए, तो इसके भी कितने आ गए 0.01 मोल आ गए। ठीक, अब कह रहा है कि PH3 की रिएक्शन किससे करानी है, PH3 की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से करानी है। जब कॉपर सल्फेट से PH3 की रिएक्शन लगाते हैं तो Cu3P2 बन जाता है और बनता है H2SO4। Cu3P2 बनता है और H2SO4 बनता है। रिएक्शन बैलेंस कर दें तो यहाँ पे 2 लिख दें, यहाँ पे 3 लिख दें, यहाँ पे 2 लिख दें, यहाँ पे 3 तो है ही सही है, तो ये बैलेंस हो गई, यहाँ पे 3H2SO4 लिख दें। इसके कितने थे 0.01, ये क्यू था अपना, ये 0.01 मोल थे, तो इससे कितना बनेगा 0.01। इसके कितने लगेंगे, कॉपर सल्फेट के कितने लगे, तो 3/2 ऑफ 0.01 लगेगा, और ये कितना बन जाएगा 0.01/2 बन जाएगा। ठीक, तो मास ऑफ कॉपर सल्फेट कितना आ गया, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3/2 इंटू 0.01 इंटू मोलर मास कॉपर सल्फेट का 159.96 हो गया सल्फेट का, और 63 इसका दे तो 159 हो गया। इसे सबको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 2.385 ग्राम्स। तो ऊपर लिख देते हैं 2.385 ग्राम्स। तो इस तरह से हम लोगों ने 2022 तक के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, किसमें, जो एडवांस में आए थे। एडवांस शीट लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से तुम्हें ग्रिप आएगी इनऑर्गेनिक में। सॉल्ट एनालिसिस ख़त्म होते होते हम ये मान लेंगे कि इनऑर्गेनिक ख़त्म हो गई, क्योंकि पी ब्लॉक मैंने लगभग पूरा, मतलब क्या पूरा ही पी और डी तो रिकॉर्ड कर ही रखा है पहले से यूट्यूब पे। उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं आएगी, उसे एनसीईआरटी देखना और फिर से वही सवाल देख लेना। उसके PYQs आएंगे, उसके डिस्कशन आएंगे। इसके बाद जो टॉपिक आएगा उसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस कर रहे होंगे। अब इनऑर्गेनिक का काम खत्म हो गया, मेजर इनऑर्गेनिक का पार्ट हो गया है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास तक के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच भाई, लोगों तक पहुंचाते रहो, तुम लोग बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, मेरे को बहुत खुशी है। रिजल्ट आ गया है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर परसेंटाइल कम भी है तो कोई चिंता की बात नहीं है, सीधे सीधे एडवांस के लिए पूरी थ्रॉटल से लग जाओ, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, चलो भाई मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।